चर्चा होगी। विशेष का आज विषय है महागठबंधन साझा सफर अब अलग डगर। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है महागठबंधन साझा सफर अब अलग डगर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। उत्पल जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ विनय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अगर मैं उत्पल जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूं तो सारी निगाहें जो है वो ये कहा जाए कि महागठबंधन की सियासत में को लेकर के सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा है बिहार में, क्योंकि आपका गठबंधन कुछ बैठ नहीं पाया जिस उम्मीद के साथ आप लोग चले थे, और एक महीना पहले तक जो शोर था प्रचार का और सारी चीजें, क्या कहां चूक हो गई, क्या लग रहा है आपको, और इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो सब पार्टी में सब लोग लड़ने वाले जो है, चुनाव लड़ने के लिए सब बहुत सारे कार्यकर्ता के मन में है और वहां सब जगह है। पार्टी भी पूरी जोर शोर से जोश में है। और आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ जो है वो आप कह रहे हैं कि जो फ्रेंडली फाइट की बात कह रहे हैं 9 सीट पे, तो वो मामला जो है वो देखिए चुनाव के आते आते तक अब बड़े शीर्ष नेता बैठेंगे और जब सब हो जाएगा। लेकिन एक बात देखे होंगे आप कि चुनाव के पहले मैदान छोड़कर भाग जाने वाली एनडीए गठबंधन मरौरा में तो कोई उम्मीदवार ही नहीं उतार सकी। इनके यहाँ एक भी उम्मीदवार नहीं है मरौरा में, किसी भी गठबंधन एनडीए के किसी भी घटक से नहीं है। तो इस बात से समझिए कि एक तरफ जहां मतलब कि हमारे यहाँ की मैं एनडीए से निपट लूंगा, और दूसरी तरफ यहाँ मैदान छोड़कर चल जाने वाले गठबंधन जो मैदान में कहीं कोई इनके उम्मीदवार नहीं है। और मैदान में कहीं कोई उम्मीदवार नहीं, ये बात आपकी मैं समझा नहीं। मरौरा में एनडीए का उम्मीदवार कौन है? अच्छा, एक कोई विधानसभा आप बता रहे हैं जहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतर सका है, ये आपने छोड़ दिया है, मैदान छोड़ के भाग गया है सर। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। दो प्रत्याशियों, बल्कि तीन प्रत्याशियों की, एक एनडीए की और दो वीआईपी के, यानी आपके महागठबंधन की, उनके पर्चे खारिज हो गए हैं। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक जो वृहद गठबंधन बनता है और आप एक साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वो आपके गठबंधन में नहीं हो पाया है। कितना बड़ा सेटबैक है, मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, मैं पहले भी बता दिया हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान देखिए जब नेता जाएंगे तो उसमें जो कुछ भी निर्देश नीति होगा ले लिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं आपको, यदि दोनों घटक के दोनों उम्मीदवार अगर रहे तो फाइट भी नहीं दोनों के पास रहेगा, ये भी मैं बता देता हूं। रनर और चलिए ठीक है, तो इस बात की तो घोषणा कर देनी चाहिए। तो फिर तो पहले जब आपने ये सीटों का, जैसे अभी तक घोषणा नहीं की, उसके साथ कर देते कि भाई इन 12 सीटों पर हम चूंकि नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे, इसलिए हम ही आपस में लड़ेंगे। ये तो जब बंटवारा नहीं हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि जी हम ही नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे। इसमें कुछ सीटों पे देखिए कि बात होने के बाद हो जाएगी, जैसे नॉमिनेशन राजेश राम। अच्छा चलिए ये बताइए, ये किसकी वजह से रहा? आपको लगता है कि राहुल गांधी ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया, इस वजह से ऐसा हो गया, या ये जानबूझकर कांग्रेस की तरफ से ये निर्णय लिया गया है? नहीं, राजेश राम जी के खिलाफ में भी तो उम्मीदवार वापस लिए गए हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये प्रक्रिया चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। 12 जगहों पर अगर आमने सामने लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, कोई आपको लग रहा है ठीक है। मनीष पांडे जी, आपके पास आते हैं। आपको लग रहा है कि ये जितना सरल और जो गणित अभी समझा रहे हैं, दरअसल उत्पल जी, क्या इतना ही सीधा गणित है? ये तो उत्पल जी का दिल जानता होगा, और बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है, वह उड़ते हुए चिड़िया का पर गिन लेती है, ऐसा कहा जाता है। वह बिहार का एक एक वोटर समझ रहा है कि जो महागठबंधन है वह किस दौर से गुजर रहा है, वह किस दौर से गुजर रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं उत्पल वल्लभ जी कि बड़े नेता जब बैठेंगे तो सब सुलट जाएगा मामला, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जबकि यह भूल रहे हैं यह समस्या ही इसी वजह से है कि बड़े नेता बैठ ही नहीं पाए। अब मैं क्या कहूं इनको, ये जहां से सोच रहे हैं भाई, हमारे मुकेश सहनी गए थे दिल्ली इलाज कराने, कहे कि बड़ा डॉक्टर तो दिल्ली में बैठा है, वहीं से इलाज करा लेंगे। लेकिन वहां गए तो वहां डॉक्टर ही फरार था, वह कहीं विदेश खुद अपने इलाज के लिए गया हुआ था। तो बेचारे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आ गए पटना, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो मीडिया जगत को मालूम है। तेजस्वी जी गए अपने
घोटाले में अपनी कोर्ट में हाजिरी देने के लिए सोचा कि भाई बड़े डॉक्टर से उनकी भी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वहां भी हुआ वही जो होना था, जो तय था। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई बिहार के लिए राजनीति कर रहा है, कोई 2029 के लिए राजनीति कर रहा है, कोई अपने परिवार की राजनीति कर रहा है, कोई किसी और चीज की राजनीति कर रहा है। ये जो महागठबंधन है ये सच में ठगबंधन है। सभी लोग एक दूसरे को ठगने की फिराक में लगे हैं। बिहार की चिंता किसी को इसमें नहीं है। ना तो बिहार के विकास की चिंता है, ना बिहार वासियों की चिंता है। और यही वजह है कि आज 243 सीट है, लेकिन इन्होंने 254 कैंडिडेट खड़े कर दिए। और कहावत है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा को न कोई। तो उत्पल बल्लभ जी, आप एनडीए पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा अपने दिल में झांक कर देखें कि कितनी बुराई लेकर बैठे हैं डिबेट में। ठीक बात है, ठीक बात है। ये उत्पल बल्लभ जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विनय जी के पास जाएंगे। विनय जी, आपको लगता है कि ये दरअसल इस तरह का जो ये गठबंधन है, इसका ये जो जनता है वो भी इसको देख रही है, आम जनता, और उसी हिसाब से वो निर्णय लेगी। इन चीजों का असर भी चुनाव में आएगा, आपको लगता है? एक चीज। और दूसरी चीज जो मैं प्रश्न पूछ रहा था वल्लभ जी से, जिसका उन्होंने ठीक सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, मैं चाहूंगा कि आप उसका कुछ विश्लेषण करें कि आखिर महागठबंधन में चूक कहां हो गई। क्या ये राहुल गांधी की वजह से नहीं हो पाया, या तेजस्वी ने ही कोई जगह नहीं छोड़ी कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ करने के पहले ही महागठबंधन बिखर गया। और मोमेंटम, एक समय लग रहा था कि महागठबंधन के पक्ष में बिहार में मोमेंटम है। जब राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे थे, अपने मुद्दों को लेकर घूम रहे थे, तो लगा कि महागठबंधन, लेकिन वो मोमेंटम खत्म हो गया। और जब एक बार मोमेंटम खत्म हो जाता है तो फिर मोमेंटम लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है पार्टियों को। मुझे लगता है महागठबंधन कहीं न कहीं यहाँ अपनी कमजोरियों के कारण, खास करके जो समन्वय करने वाले लोग थे, जिनके हाथ में सभी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का अधिकार था, उनमें कहीं न कहीं कमी आई। और कुछ ईगो प्रॉब्लम रहा। ईगो प्रॉब्लम क्या रहा? अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सीट ही दिया गया बिहार में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप जानते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन काफी लोकप्रिय हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीटें दी थी, और 4 सीट पर जीतने में कामयाब रहे थे आरजेडी के लोग, और एक मंत्री भी बने संजय। इसके पहले भी 19 में एकमात्र आरजेडी के विधायक बने थे, सत्यानंद भोक्ता, उनको हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। बावजूद हेमंत सोरेन को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, मुझे लगता है कि बिहार में तो खतरा है ही, झारखंड में भी इनकी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि जिस तरह से सुदीप सोनू जो मंत्री हैं, उनका बयान आया, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगाया, वो बड़ा यहाँ के लिए चिंता का विषय है, झारखंड के लोगों के लिए। क्योंकि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता अगल बगल का जो इलाका है, खास करके चकाई का इलाका है, बांका का इलाका है, इन सब इलाकों में, औरंगाबाद का इलाका जो झारखंड से सटा हुआ नवादा का इलाका है, उन्हीं इलाकों में काफी असर है हेमंत सोरेन का। तो बहुत नाराजगी जाहिर की, निश्चित तौर पर। हाँ, बहुत नाराजगी जाहिर की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और इसके अलावा समन्वय नहीं बैठ पाया। इतनी सीटों, आज अभी तक 9-10 ऐसी सीटें हैं जहां 2-2 कैंडिडेट हैं, एक ही गठबंधन के 2-2 कैंडिडेट हैं। एक आध सीट पर अगर हो तो इस तरह की बात चलती है। पहले भी हम लोग देखे हैं कि गठबंधन की राजनीति में एक आध सीट पर इस तरह की बात हो जाती थी, लेकिन ये 9-9 सीट, 10-10 सीट पर होना, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन में जो शीर्ष नेता है, आपस में समन्वय नहीं बना पाए, और उसके कारण कहीं न कहीं टेक ऑफ करने के पहले ही विमान में, कह सकते हैं, जो चुनावी अभियान है उसमें पंचर हो गया, ये कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। वल्लभ जी, जो ये सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा कि जब चुनाव परवान चढ़ेगा या इसके बाद आपस में मिल बैठ लेंगे, लेकिन जो डेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे सहयोगियों के साथ लग गया है, अब उनको तो वापस शामिल कर नहीं सकते। कैसे इन सब चीजों को मैनेज करेंगे? देखिए, अभी विशेषज्ञ जी भी बता रहे थे कि हेमंत सोरेन जी का प्रभाव है, जो सीमावर्ती जिला है, लगभग सारे जिलों का नाम वो गिना दिए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं।
हेमंत सोरेन जी का प्रभाव है। जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो भी याद रखिएगा, केवल प्रभाव और उनकी उपयोगिता मत देखिए, उनके जो उनकी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि धोखा दिया गया, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से धोखा दिया गया, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए आए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। जी, सवाल जवाब में पहले लेते हैं आप। हाँ, तो हेमंत सोरेन जी का जो प्रभाव बता रहे थे कि बिहार के सीमावर्ती जिले, सारे जिलों में उन्होंने गिनाया, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, उनका प्रभाव है। क्या हेमंत सोरेन जी अपना प्रभाव के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन दिए हैं क्या, जो इतना उत्साहित है? सवाल यह बनता है कि क्या एनडीए जो 20 साल से यहाँ पे शासन में है और 11 वर्ष से केंद्र के शासन में है, वो गठबंधन के बिखर जाने के ही बलबूते पे बैठी है सरकार बनाने के लिए? बिहार के लोगों को उनको बताना पड़ेगा कि चूंकि हमारी यही खूबी, हम इसीलिए सरकार में आएंगे क्योंकि एनडीए बिखर गई है। अगर ये मंसूबा है तो बिहार के लोग अपना विकल्प चुनेंगे। नहीं तो वो तो आपके ही हिस्सा थे भाई, जेएमएम तो आपका हिस्सा थी ना, इसमें एनडीए कहां से आ गया? जेएमएम तो सुनिए, तो वल्लभ जी जेएमएम तो आपका हिस्सा थी, इसमें एनडीए कहां से आ गया? जी, जेएमएम तो आपका हिस्सा थी, महागठबंधन का हिस्सा थी, झारखंड में आप उनके साथ में थे, आपके पार्टी का मंत्री भी बना उससे, फिर वो इसमें एनडीए कहां में बीच से आ गया? जेएमएम के स्टेटमेंट से जो लोग खुश हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जेएमएम मांगने जा रही है वोट? नहीं, लेकिन वो आपके साथ भी तो नहीं है। अरे वो आपके साथ भी तो नहीं है, और आपको वो पानी पी पी कर कोस रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता होगा। अरे लगता क्या होगा, स्टेटमेंट आया, पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें लगने लगाने की कोई बात ही नहीं है। अरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सारे दरवाजे खिड़की बंद करने वाले लोग अभी तक खोले नहीं है। चलिए, अब आप इसको नहीं मानेंगे, मैं बीजेपी से रिस्पॉन्ड ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी बात आ गई, मनीष पांडे रिस्पॉन्ड करिए। ठीक, उत्पल जी आ गई आपकी बात, उत्पल जी आ गई, मेरे पास समय बहुत कम है, मनीष पांडे जी रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है सर, आ गई बात आपकी बात आ गई, मनीष पांडे रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो नाराजगी जेएमएम के नेताओं ने व्यक्त किया है बिहार के अंदर, तो 2, 4, 10 जो भी जेएमएम के समर्थक होंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये समझ में ही नहीं आ रही है तो हम काहे को उनको समझाने में पड़े। अब एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने क्या कहा? दलित झुकेगा नहीं, इनकलाब जारी रहेगा। भाई, एक दलित व्यक्ति जो प्रदेश का अध्यक्ष है एक बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, उसको इस स्थिति में आखिर किसने पहुंचा दिया कि वह कहता है, सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिखता है कि दलित झुकेगा नहीं? और अगर इस बात को आप कहते हैं कि वो क्या नरेंद्र मोदी को उसका फायदा जाएगा, तो आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम है, सैल्यूट है। भाई, आज की तारीख में मैं बताऊं, ये इस कदर इस जगह पे पहुंच गए हैं महागठबंधन के लोग कि इनको राजनीति की छोटी छोटी परिभाषाओं का भी पता नहीं चल पा रहा है। सोच लीजिए कि ये किस स्तर तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात बड़ा स्पष्ट, यही स्थिति लोकसभा के चुनाव में भी थी इनकी, लेकिन वहां मोदी जी का डायरेक्ट ऐसा डर घुसा हुआ था लोगों के कि ये जो है ना, मतलब मजबूरी में एक नाव पर सवार होने को मजबूर थे। नहीं तो लोकसभा का भी दृश्य अगर आप देखेंगे तो राजद ने अलग कैंडिडेट जारी कर दिया था, तो उसके बाद कांग्रेस कहती रही राजद। ठीक है, तो वो चीजें इस बार भी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वो चीजें इस बार भी रिपीट हो रही है। और सबसे खास बात है कि इसमें जो बिहार की जनता है वो बहुत समझदार है। आप सभी के पॉइंट्स उन्होंने सुन रहे होंगे, लोग इस चर्चा को उन्होंने सुना होगा और वो अपने हिसाब से इस बात का आकलन करेंगे कि आखिर जो राजनीति है वो किस तरफ, उसका क्या रुख होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मनीष जी आपका, उत्पल जी आपका और विनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां